आज हम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के 50 साल के उस विशाल करियर का विश्लेषण करने वाले हैं जो किसी भी स्पाई थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एक साहसी फील्ड ऑपरेटर से लेकर देश के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल रणनीतिकार बनने तक का उनका ये सफ़र बेहद दिलचस्प और रहस्यों से भरा हुआ है। तो चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक 22 साल का साधारण सा अर्थशास्त्र का छात्र देश की सुरक्षा रणनीति का सबसे बड़ा शिल्पकार कैसे बन सकता है। ये सफर शुरू होता है 1968 में, जब इस युवा ने अपने पहले ही प्रयास में सबसे कठिन यूपीएससी परीक्षा पास कर ली थी। यहीं से उनकी उस तेज रणनीतिक सोच की नींव पड़ गई थी जो आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। इतने बड़े और रहस्यमय करियर को सही से समझने के लिए हमने इस पूरे विश्लेषण को 5 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। शुरुआती फील्ड ऑपरेशंस से लेकर हाई स्टेक्स जासूसी, अंडरवर्ल्ड के मिशन, राजनीतिक प्रभाव और अंत में उनके मौजूदा एनएसए बनने तक का सफर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, उनके शुरुआती फील्ड ऑपरेशंस की। देखते हैं कि कैसे उनकी सामरिक सोच जमीनी स्तर पर एकदम फौलादी बन गई। करियर की शुरुआत ही एकदम धमाकेदार थी। 1971 में केरल में थैलेसीरी दंगे हुए। अब एक आम पुलिस अफसर क्या करता? शायद लाठीचार्ज या बल प्रयोग, लेकिन इन्होंने अपनी खुफिया जानकारी जुटाने की तकनीक से महज 1 हफ्ते में बिना किसी खून खराबे के दंगे शांत कर दिए। इस तरीके ने सीधे दिल्ली का ध्यान खींचा और 1972 में इनका इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में ट्रांसफर हो गया। अब ये रणनीति देखिए, बिल्कुल किसी सस्पेंस फिल्म जैसी। 1970 के दशक में मिजोरम के अंदर ये एक अंडरकवर एजेंट बनकर म्यांमार की पहाड़ियों में उग्रवादी कमांडरों के बीच पहुंच गए। उनके साथ शराब पी, उनका भरोसा जीता और तो और उन्हें अपने घर बुलाकर पोर्क डिनर भी कराया। कमाल की बात तो ये है कि खुद उनकी अपनी पत्नी तक को नहीं पता था कि जो मेहमान उनके घर आए हैं वो असल में खूंखार उग्रवादी हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? विद्रोही नेता लाल डेंगा का ये नाटकीय बयान सब कुछ कह देता है। उसने मेरे 6 कमांडर छीन लिए। जी हाँ, 7 में से 6 कमांडर भारत सरकार की तरफ आ गए थे। विद्रोहियों के पास अब शांति समझौते की मेज पर आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। मिजोरम की सफलता के बाद बारी आई सिक्किम की। वहां के राजा उस समय एक अमेरिकी सीआईए एजेंट के प्रभाव में आकर फैसले ले रहे थे। इसे काउंटर करने के लिए इन्होंने स्थानीय नेता काजी दोरजी का समर्थन किया, राजशाही पर ऐसा दबाव बनाया कि 1975 में 97% भारत समर्थक जनमत संग्रह हासिल हो गया। इस असाधारण काम के लिए उन्हें 14 साल के बजाय रिकॉर्ड 7 साल में ही राष्ट्रपति पुलिस पदक दे दिया गया। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, हाई स्टेक्स जासूसी और संकट, यानी अंडरकवर ऑपरेशंस का वो खतरनाक दौर जहां दांव और भी बड़े हो गए थे। भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद इन्हें खुफिया एजेंट बनाकर सीधा पाकिस्तान भेजा गया। वहां वे कहूटा परमाणु सुविधा के पास एक भिखारी के भेष में कई सालों तक रहे और बेहद अहम खुफिया जानकारी निकाली। ये इतना जोखिम भरा था कि एक बार कान छिदवाने की वजह से और एक बार नकली दाढ़ी के शक में पकड़े भी गए, लेकिन फिर भी अपनी जान पर खेलकर वे डटे रहे। भारत वापस लौटने के बाद 1988 के ऑपरेशन ब्लैक थंडर में इन्होंने एक ऐसा दुस्साहसिक कारनामा किया जो रोंगटे खड़े कर दे। ये सीधे एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के भेष में उग्रवादियों के कब्जे वाले स्वर्ण मंदिर के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्हीं का भरोसा जीता, उनकी बिजली पानी की सप्लाई कटवा दी और बाहर खड़ी सुरक्षा बलों के लिए एक सफल घेराबंदी का पूरा परफेक्ट मंच तैयार कर दिया। अब इस नंबर 15 पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 1999 में जब कुख्यात IC-814 विमान हाईजैक हुआ, तब तक वे 15 से भी ज्यादा अलग-अलग अपहरण की घटनाओं में नेगोशिएटर का काम सफलतापूर्वक कर चुके थे। इसी अपार अनुभव की वजह से कांधार में अपहर्ताओं से बातचीत के लिए भारत सरकार की सबसे पहली पसंद वही थे। चलिए अब इस कहानी के तीसरे और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, अंडरवर्ल्ड का अधूरा मिशन यानी 2005 का दाऊद इब्राहिम प्लॉट। रिटायरमेंट के बाद का ये फ्रीलांस ऑपरेशन सच में हैरान करने वाला है। 2005 में उन्होंने दुबई की एक शादी में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को खत्म करने की गुप्त योजना बनाई। रणनीति के तहत दाऊद के ही दुश्मन छोटा राजन के गैंग से हाथ मिलाया गया। दिल्ली के एक होटल में शूटरों को सीक्रेट ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। लेकिन तभी अधिकार क्षेत्र का एक अजीब सा टकराव हुआ।
मुंबई पुलिस ने होटल में छापा मारकर शूटरों को गिरफ्तार कर लिया और इतना बड़ा मिशन शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। दाऊद को खत्म करने का इतना सुनहरा मौका हाथ से निकल जाने पर गहरी निराशा होना लाजमी था। रिपोर्ट बताती है कि गिरफ्तारी करने पहुंची मुंबई पुलिस की अधिकारी से उनकी तीखी बहस हुई थी, जहां उन्होंने कथित तौर पर कहा था, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये पल उस पूरी योजना के नाकाम होने के दर्द को साफ दिखाता है। खैर, अब हम चौथे भाग की तरफ मुड़ते हैं, राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य को आकार देना। ये वो समय था जब उन्होंने फील्ड छोड़कर एक रणनीतिक विचारक का रूप लिया। उन्हें समझ आ गया था कि असल लंबी पारी संस्थाओं के जरिए खेली जाती है। उन्होंने कश्मीर की राजनीतिक बिसात में बदलाव लाते हुए पीडीपी के निर्माण की रूपरेखा तैयार की। फिर 2009 में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जैसे प्रभावशाली थिंक टैंक की स्थापना की। और आपको 2011 का वो विशाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन तो याद ही होगा। उसकी चिंगारी इसी थिंक टैंक की ब्लैक मनी रिपोर्ट से उठी थी। यानी बिना किसी सरकारी पद के भी देश की राजनीति पर उनका गहरा प्रभाव था। और अब हमारा अंतिम भाग, एनएसए का दौर और विवाद। वो समय जब उन्हें देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी और औपचारिक जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव देखा गया वो था भारत की सुरक्षा नीति का रक्षात्मक से रक्षात्मक आक्रामक रणनीति में बदल जाना। इसका सीधा सा मतलब है, दुश्मन के हमले का इंतजार करके बचाव मत करो, बल्कि खतरा बनने से पहले ही उसे आक्रामक तरीके से खत्म कर दो। हाल के वर्षों में हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक देखी हैं, वो इसी नई रणनीतिक सोच का हिस्सा मानी जाती हैं। लेकिन देखिए, सत्ता के इतने ऊंचे शिखर पर होने का मतलब है कि हर कदम की जांच होगी। राजनीतिक विपक्ष ने उनके परिवार के व्यवसायों पर काफी गंभीर आरोप लगाए, जैसे पाकिस्तानी नागरिक के साथ फंड की सहस्थापना या नोटबंदी के ठीक 13 दिन बाद नया फंड खोलना। हालांकि जैसा आप इस टेबल में देख रहे हैं, इन आरोपों का अदालत में बहुत आक्रामक तरीके से जवाब दिया गया। मानहानि के मुकदमे हुए और आलोचकों को औपचारिक माफी तक मांगनी पड़ी, और सुरक्षा से जुड़ा कोई भी समझौता साबित नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस 50 साल के अविश्वसनीय सफर को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। विवादों और बदलते राजनीतिक युगों के बीच भी अगर कोई व्यक्ति इतना प्रभावशाली बना रहता है, तो वास्तव में एक राष्ट्र का भाग्य कौन लिखता है? पर्दे के सामने बैठे हुए राजनेता या पर्दे के पीछे पूरी बिसात बिछाने वाले वो रणनीतिकार? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।